अरुण सर, जो जिस तरीके की परिस्थिति दिख रही है, इस्तीफा जो है, इस्तीफे के बाद से, इस्तीफे के साथ साथ जो मांगे थी कि किसी छात्र पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा, उसके बावजूद भी ये चीजें की जा रही थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, जेएनयू के अंदर भी ये परिस्थिति है। वो जो उन्होंने फेस रिकॉग्निशन मशीन जो लगा रखी थी, अब वो चेहरों को का मिलान कर रहे हैं, और खबर यहां तक आ रही है कि उन बच्चों पर कार्रवाई करने की बात है। एक तरफ ये परिस्थितियां, और दूसरी तरफ आप लगातार जो है तमाम चालें खेल रहे हैं। आखिर यूथ पर इतना दबाव बनाने की जरूरत क्या? इस्तीफा देने वाले का आप भव्य स्वागत करा रहे हैं, तो एक तरफ आप इस यूथ पर दबाव बना रहे हैं और दूसरी तरफ इस देश को चिढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। क्या ये सारी चीजें साबित नहीं कर रही हैं? जी सर, अभी सबसे पहले ओम सर को प्रणाम कर दूं। हमारे सभी पैनलिस्ट में वरिष्ठतम हैं और अनुभव उनका बहुत व्यापक है। हमारे प्रशांत भाई बैठे हैं, जिन्होंने अभी कुछ बातें कही, उनका व्यापक अनुभव गुजरात से है और वो जानते हैं कि मोदी साहब जिनको वो वर्षों से देखते आए हैं, कैसे वो बार बार प्रॉमिस करने के बाद विड्रॉ कर लेते हैं अपनी चीजों को। उनको भली भांति पता है, उनको हमसे कहीं अधिक अनुभव है। अब बात आपने कही फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की। सर, ये सिस्टम कैमरे में तो अब आया है, परंतु बीजेपी वर्षों पुराना है। हमने थानों में काम किया, हमें उसका अनुभव है। हमारे थानों में कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे जिनका हम नाम दे देते थे, ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर है, एसपीओ, यानी हमारा इन्फॉर्मर। इलाके में कोई भी बात होती थी तो इन्फॉर्मर हमें पहले ही सूचना दे देते थे। अब क्योंकि उन्होंने एफआरएस लगाया है सिस्टम, तो जो पुलिस की पॉलिसी होती है काम करने की, जो अपराधी की मॉडस ऑपरेंडी होती है, जो एक पुलिस सिस्टम होता है, वो सिस्टम यही होता है, जब कोई ज्वलंत प्रश्न ज्यादा बिखर जाए उसको कैसे समेटा जाए, परंतु अंदर खाते तैयारी सारी होती है। जैसे हम चोर को पकड़ने के लिए कई बार ट्रैप लगाया करते थे, या अपराधी को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाया करते थे, तो अब तो सीधा टांगों के नीचे मार देते हैं। अब आपने बात कही है जो, अगर उसको मद्देनजर देखा जाए तो मैं आपको एक इंसिडेंट याद कराता हूं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का एक लड़की थी जो कि शर्मा थी, मुझे नाम उसका याद नहीं है, शायद ममता या कुछ और था, और ब्लंट रूप से बड़े खुले तौर पर उसने वहां पर हुड़दंग किया था। और उसका जो हमारे आ, आ, वो है एक रेड कलर वाली जो पार्टी है, उनके ऊपर हमला किया था। और उस समय भी आपने देखा बहुत डिमांड हुई, परंतु मुकदमा उस पर नहीं हुआ। हमारी वो एक और थी जिन्होंने मोहम्मद साहब के लिए कुछ कह दिया था, उसको पार्टी से निकालकर किनारे पे कर दिया गया। नवीन जिंदल को किनारे पे कर दिया गया, परंतु उन्हें कभी दंड नहीं दिया। ये एक पॉलिसी, एक फिलॉसफी हमेशा से बीजेपी आरएसएस की रही है। वो अपने किसी दुश्मन को, छोटे दुश्मन को स्पेयर नहीं किया करते, मन में एक गांठ। यही जैन जी, अब कहते हैं कि लोहे को लोहा काटता है, यही जैन जी ने वही तरीका अपनाया सोशल मीडिया का जो कि मोदी साहब अपनाया करते थे। आप देखें उनके कितने छोटे, शायद 10 लाख से ऊपर उनके व्हाट्सएप ग्रुप होंगे जिनमें बात एकदम फैला दी जाती है, जैसे कि अखिलेश यादव के विषय में बात फैलाई गई कि उनकी बात कुछ चंदा चोर से होती रही। तो मेरा मानना यह है, बीजेपी अपनी किसी हरकत से बाज नहीं आएगी। मुझे इनसे किसी भले चीज की कोई उम्मीद नहीं है, ये ऐसे ही चलेंगे। और अब जैन जी भी कहता है कि भाई साहब, हम भी कुत्ते की वो पूंछ हैं जो 100 लाठी खाने के बाद भी
ऐसे ही चलेंगे। और गाना उन्होंने क्या बना दिया कि पुलिस वाले बाबू जरा लाठी लगा। आप देखें प्रतिद्वंदता किस बात की हो रही है। यहां पर जिद आ गई है। जब देश का पंत प्रधान अगर ऐसी सोच रखता हो, 15 साल का एक बच्चा है, वो कह रहा है मेरे मुंह पर चोट मार रहे हो आप, मैं 15 वर्ष का हूं, नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो क्या हमारी नैतिकता कहां मर जाती है। वैसे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नैतिकता की ही पाठ पढ़ाता है। और जो आपने कहा सैनी साहब कि देश का धर्म, मोदी साहब ने तो आजकल उनकी वीडियो सारी वायरल हो रही है, राष्ट्र धर्म वाली। और मोदी साहब के ही 2014 से पहले के वीडियोस दिखाए जा रहे हैं। उनका क्या अर्थ निकलता है। 12 वर्षों में हम यहाँ 5 लोग बैठे हैं, हमने क्या निष्कर्ष निकाला इस पार्टी के विषय में। ये झुकते नहीं है। ये जो कहा गया कि उनको थोड़ा सा, गढ़वी साहब से मैं थोड़ा सा भिन्न रखता हूं मत, कि ये थोड़ा सा प्रभाव आ गया, थोड़ी सी उन्होंने गलती मान ली। बिल्कुल नहीं साहब, ये बिल्कुल गलती नहीं मानी। उस गलती मानने की आड़ में जैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है ट्रंप, वो प्लानिंग करता है ईरान के खिलाफ और बमबारी करता है 7-7, 8-8 दिन, 10-10 दिन, वैसे ये लोग भी जैन जी पर बमबारी कर रहे हैं। ये बिल्कुल उनका कैरियर वैसे ही खराब कर रहे हैं जैसे कि उन्होंने मोदी साहब के लिए कहा था, अगर मैं चाहूं तो इनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर सकता हूं। मेरा मानना यह है कि अगर ये लॉ, मैं कल एक बच्चा है उस सुन रहा था जहां की राहुल गांधी भी गया, वो मेरे इलाके में है, शकरपुर में, टक्कर नंबर 8 पे रहता है वो बच्चा। मेरा मानना यह है कि अगर आपने भोलेपन में इनके ऊपर कहीं गलती से भी, रत्ते भर की बात कर रहा हूं मैं, मतलब मैं 1% की बात नहीं कर रहा, मैं 0% की भी बात कर रहा हूं, अगर आपने विश्वास कर लिया और इनके कहे अनुसार इनके झांसे में आ गए, तो फिर आप मार खाएंगे। क्योंकि ये बने ही इसलिए है। ये वो लोग हैं जो मेरी मां कहा करती थी ना मुझसे कि बिल्लू, जूतियों के आगे और लकड़ी लठ के आगे भूत भी भागते हैं, तेरी तो बिसात ही क्या है, तुझे तो ठीक कर लूंगी मैं, तेरी ये बदमाशियां मैं बर्दाश्त करने वाली नहीं हूं। तो मुझे लगता है कि हम भी अगर ये सोचकर बैठ जाएं कि हम इनकी बदमाशियां, इनकी कुरीतियां बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लठ लेके बैठेंगे, खुला कह रहा हूं मैं, लठ लेके बैठेंगे और इनको सुझा देंगे। मैंने यूनिवर्सिटी में 1975 का देखा है एजुकेशन, जब कॉफी होम से गिरफ्तार किया गया हेमंत बिश्नोई को, अरुण जेटली को, वो जमाना मैंने देखा है। उन दिनों में भावनाएं पवित्र होती थी और विरोधी को दुश्मन नहीं, विरोधी माना जाता था। तो मेरा मानना यह है, अगर जैन जी कहीं भी ढिलाई करेगा तो बिहार में, बंगाल में जो तहस नहस वो कर रहे हैं वो करेंगे। ये AK-47 नहीं, ये AK-56 भी चलाएंगे, ये साहब पहले गन भी चलाएंगे। आपको याद होगा, एक लाइन कह के खत्म करता हूं अपनी बात, कश्मीर के बच्चों को याद कीजिए, सिहरन होती है आज शरीर में, कैसे बैलेट गन से उनको एकदम से पीट दिया गया, कैसे उनका तहस नहस कर दिया गया। और हमारी माएं, हमारी बहनें वहां पर उन बच्चों को लेकर रोया करती थी और हमारे दिल में कभी हमदर्दी पैदा नहीं होती थी। हम ऐसा सोचते थे कश्मीर को काबू करना, उसको कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी है। 10 लाख सेना के जवान वहां पर थे, उसके बावजूद भी झड़पें हो जाती थी, कैसे पहलगाम हो जाता था, कैसे और वारदात हो जाती थी। तो मेरा मानना यह है, इनका पूरा ध्यान विरोधी पक्ष की राजनीति को दमन करने का रहा है। अगर हम संभले नहीं और हमने अपने हठ योग को अगर नहीं बरकरार रखा तो हम कल भी मार खा रहे थे। 12 वर्षों में नहीं, मैं तो 1990 से बात कर रहा हूं, 1990 से लेके आज 36 साल हो गए, मतलब मेरा आधा जीवन ये मार खाते हुए ही बीत गया है। तो मेरा मानना यह है कि इनके किसी झांसे में ना आए। और जैसा मैं राहुल गांधी के लिए हमेशा कहता रहा हूं, एक वो टिमटिमाता हुआ दिया है जो रोशनी को जलाए हुए रखा है, वैसी भावना अगर हमारे पास हो। बहुत सारे बच्चे आज कहते हुए नजर आते हैं कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर इस जिद को छोड़ेंगे नहीं। कैसे कैसे मीम बनाए जा रहे हैं। तो
असल में मेरा कहना यह है, इनकी किसी बात पर आप विश्वास ना करें और अपनी रणनीति को बाकायदा एक वेल प्लान्ड वे में अगर एग्जीक्यूट करेंगे, अगर हमारा विरोधी पक्ष पूरा इकट्ठा रहेगा, वहां पर भावनाएं अलग अलग नहीं रहेंगी, तो इस बैटल को जीता जा सकता है। और ये विरोध उग्रता से ही जीत सकते हैं, नम्रता से आप नहीं जीत पाएंगे। समझौते नहीं करेंगे तो हारेंगे भी नहीं। जी।